स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पहले दो लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के बारे में समझा और आज के इस लेक्चर से हम स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम स्टॉक मार्केट को एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और एकदम शुरुआत से समझेंगे ताकि आपके सारे बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इस पूरे स्टॉक मार्केट को आज हम एक स्टोरी की मदद से समझने वाले हैं और इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, विवेक और योगेश। मान लेते कि विवेक ने हाल ही में अपना MBA पूरा किया है और विवेक के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आ गई है। विवेक को IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है और विवेक को यह भी पता चलता है कि इंडिया में IT बिजनेस में काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसे वो सॉल्व कर सकता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक IT आउटसोर्सिंग बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करता है। तभी विवेक को लगता है कि उसे एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, इसलिए वो अपने दोस्त योगेश को अप्रोच कर लेता है। तो विवेक योगेश के पास चला जाता है और उसे अपनी पूरी आइडिया बताता है कि IT इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो योगेश है वो एक IT प्रोफेशनल है जिसे IT इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसे विवेक की आइडिया अच्छी लगती है और फिर वो एक पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस कंपनी को शुरू करेंगे, कैसे वो कस्टमर्स को सर्व करेंगे, उनके क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे, क्या सर्विसेज रहेंगे, एटसेट्रा। फिर जैसे उनका बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है वो अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एक CA को कांटेक्ट करते हैं और जनरल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। विवेक और योगेश अपनी कंपनी जनरल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में 50-50% पार्टनरशिप रखते हैं, यानी कंपनी पर 50% हक विवेक का रहेगा और 50% हक योगेश का रहेगा, यानी दोनों के पास कंपनी की आधी आधी ओनरशिप रहेगी। कंपनी फॉर्म करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करने पर काम शुरू कर देते हैं और साथ ही कस्टमर्स भी ढूंढने लगते हैं। योगेश को IT इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से योगेश के IT इंडस्ट्री में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स थे, जिसके चलते जनरल कंसल्टेंसी को अपने शुरुआत के कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं और उनका बिजनेस चलने लगता है। देखो, कोई भी बिजनेस हो, शुरुआत में डिफिकल्टीज तो जरूर आती है और इस बिजनेस में विवेक और योगेश को भी काफी सारी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन वो उन डिफिकल्टीज पर मात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआत में कई बार वो ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहां से वो कभी भी फेल हो सकता है। जनरल कंसल्टेंसी के साथ भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन खराब हालातों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करके उन्होंने सरवाइव किया और अपने बिजनेस मॉडल को क्रैक किया। तो शुरुआत के कुछ स्ट्रगल्स के बाद उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। जनरल कंसल्टेंसी को अच्छा खासा रिवेन्यू भी आने लगा, तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल भी क्रैक कर लिया और उनको रिवेन्यू भी आने लगा। नाउ विवेक और योगेश को लगा कि यहाँ से उन्हें बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। विवेक और योगेश चाहते थे कि वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाए ताकि वो अच्छे और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाए, और इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए उन्हें जरूरत थी पैसों की। नाउ अब पैसा कहाँ से आएगा? विवेक और योगेश के पास तो कुछ सेविंग नहीं थी। उनकी जो भी सेविंग थी उन्होंने अपना बिजनेस शुरुआत करने के लिए लगा दी थी। साथ ही जब उन्होंने कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे उधार लिए थे, अपने रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे लिए थे। तो इस तरह दोस्त, रिश्तेदार और अपनी सेविंग, ये रास्ता तो उनके लिए बंद हो चुका था। तो अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए वो कुछ और रास्तों की तलाश कर रहे थे। तो विवेक और योगेश ने देखा कि वो कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते हैं। तो उनके सामने बैंक का ऑप्शन था, एंजल इन्वेस्टर्स का ऑप्शन था, वेंचर कैपिटल का ऑप्शन था और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन था। तो विवेक और योगेश को लगा कि ये कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। तो विवेक और योगेश ने जिन 4 ऑप्शंस के बारे में सोचा वो 2 कैटेगरीज में बढ़ते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। चलो तो समझते हैं कि ये डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। बैंक एक डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन है। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे वो पैसा ब्याज यानी इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो बैंक से लिया हुआ कर्ज डेट फाइनेंसिंग में आता है। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। जब कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से पैसा उठाती है तो वो पैसा कंपनी को वापस नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल, स्टॉक मार्केट, ये सारे इक्विटी फाइनेंसिंग के तरीके हैं। तो जब कोई एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उस स्टार्टअप को, उस एंजल इन्वेस्टर को उसका पैसा रिटर्न नहीं करना होता। तो उस एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हुए पैसों के बदले में कंपनी को उन्हें कंपनी में ओनरशिप देनी होती है, यानी भागीदारी देनी होती है। तो विवेक और योगेश के पास 2 ऑप्शंस थे, डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था कि बैंक से लोन लेना, और इक्विटी फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केट से फंडिंग उठाना। अगर वो बैंक से पैसे लेते हैं तो उन्हें वो पैसा ब्याज के साथ वापस करना होगा, और अगर वो स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाते हैं तो उन्हें उन इन्वेस्टर्स को अपनी ओनरशिप देनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टर्स को ओनरशिप देने के बाद विवेक और योगेश का ओनरशिप पैटर्न क्या रहेगा, डेट फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान है, इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान है,
इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।